नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका। मैं हूं बुक लवर और आप देख रहे हैं जयपुर बुक ट्यूबर। और यहाँ आपको मिलती हैं बुक्स के अनबॉक्सिंग, रिव्यूज, समरीज और उनके स्टोरी एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड हर तरह की वीडियोस, वो भी हर मंडे, थर्सडे और सैटरडे को। और अब आज सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आज आप सब लोगों की वजह से अखबार में बहुत अच्छी खबर पढ़ने को मिली। फाइनली कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं एंड इसी खुशी में गवर्नमेंट ने भी लॉकडाउन में थोड़ी राहत दी है। लेकिन कोई भी लापरवाही ना बरते, खुशी के चलते हुए पूरी एहतियात बरते और गवर्नमेंट्स की गाइडलाइन को फॉलो करें। तो चलिए अब चैप्टर 9 शुरू करते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि लॉम्बार्ड, मिस्टर ब्लोर और डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग तीनों फिर से सोल्जर आइलैंड की तलाशी लेते हैं, लेकिन इस बार भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता। तो लॉम्बार्ड बड़े भारी मन से कहता है, हम बिना वजह हाथ पैर मार रहे हैं, यहाँ कोई नहीं है। हमने कितनी बार तो खोज लिया, कोई नहीं मिला। ज़रूर से वो दोनों मौतें एक कोइंसिडेंस ही रही होंगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। डॉक्टर बोलता है, रुको रुको, जल्दबाजी मत करो किसी भी डिसीजन पे पहुंचने के लिए। किसी भी फैसले से पहले मेरी राय तो सुन लो। यहाँ डॉक्टर मैं हूँ और मैं दावे से कह सकता हूँ कि एंथनी का केस सुसाइड जैसा तो बिल्कुल नहीं था। ब्लोर ये सुनकर डॉक्टर से पूछता है, तो मिसेस रॉजर्स के बारे में आपका क्या कहना है डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग। डॉक्टर कहता है, मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकता। इस पर ब्लोर लॉम्बार्ड की तरफ देख के कहता है, मुझे तो लगता है डॉक्टर कि ये एक एक्सीडेंट है जो आपकी वजह से हुआ है। जहाँ तक मुझे याद है, आप ही ने रात को मिसेस रॉजर्स को सोने से पहले एक इंजेक्शन दिया था ना। अब शक की सुई खुद के ऊपर आता देख डॉक्टर के चेहरे का रंग बदल गया। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस एक नॉर्मल इंजेक्शन था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उससे किसी को कोई किसी तरह का खतरा नहीं हो सकता। लोर थोड़े अलग अंदाज में कहता है, तुम्हें पूरा यकीन है डॉक्टर कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो? तुमने कोई उसे ओवरडोज तो नहीं दी थी ना रात को दवाई की? अब डॉक्टर को समझ आ चुका था कि वो भी अब शक के घेरे में है, और इसलिए डॉक्टर की आवाज़ भी कुछ बदल गई थी जवाब देते वक्त। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं अपना काम अच्छी तरह से जानता हूँ और अभी कोई गलती नहीं करी है मैंने, कभी कोई गलती नहीं करी है मैंने, समझे? तुम ये नहीं कह सकते मुझ पर मैंने उसे जानबूझ के मारा है, क्या तुम ये कहना चाहते हो? माहौल में गर्मी को बढ़ता देख लॉम्बार्ड कहता है, ये बच्चों की तरह लड़ना बंद करो, एक दूसरे पर इल्ज़ाम मत लगाओ, समझे? हम एक जैसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए यही बेहतर होगा कि हम सब आपस में ना लड़कर यहाँ से बच निकलने के बारे में सोचें। अब ब्लोर गुस्साई भरी आवाज़ में कहता है, ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश मत करो लॉम्बार्ड, भरोसे के लायक तो तुम भी नहीं हो। बाकी लोगों का तो नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करता, फिर चाहे वो तुम्हारे यहाँ रिवॉल्वर लाने की बात हो या तुम्हारे यहाँ यहाँ पहुँचने की बात हो। मैं किसी बात पर यकीन नहीं कर सकता तुम्हारे। लॉम्बार्ड अपनी आंखें चढ़ाकर और उसे एक शैतानी मुस्कान देते हुए कहता है, तुम उतने भी बेवकूफ़ नहीं हो ब्लोर जितने दिखाई देते हो। हाँ, मैं मानता हूँ मैंने झूठ कहा। ये रिवॉल्वर मैं साथ इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैं यहाँ एक मिस्टर मॉरिस नाम के आदमी के कहने पर आया हूँ और उसके इरादे पर मुझे भरोसा नहीं है। मैंने रात को झूठ इसलिए बोला क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी का भी ध्यान मेरे पर आए। जाहिर सी बात है, तुम भी यही चाहोगे कि कोई तुम्हारी तरफ ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान ना दे। ऐसे माहौल में तो बिल्कुल नहीं। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग उससे पूछते हैं, तो अब ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारा मन बदल गया? लॉम्बार्ड कहता है, अब जब हम सब एक ही हालात से गुजर रहे हैं तो हमारा एक दूसरे को जानना और एक दूसरे पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अब मैंने अपना मन बदल लिया और तुमसे सारी सच बात बताई है। लेकिन अभी भी मिस्टर ब्लोर का शक शांत नहीं होता है। अब लॉम्बार्ड को धीरे धीरे सब बातें समझ आने लगी थी। वो सौगविनाश एक जाल था, उसे यहाँ इन बाकी सबके साथ फंसाने के लिए। वो टेबल से इन मूर्तियों का गायब होना, एंथनी मार्स्टन और मिसेस रॉजर्स का यूं मर जाना, इन सब में कहीं ना कहीं मिस्टर ओवेंस का ही हाथ था। लेकिन ये मिस्टर ओवेंस का बच्चा आखिर है कहाँ? अभी लॉम्बार्ड ये सब बातें सोच ही रहा होता है कि नीचे से लंच का बुलावा आ जाता है और ये तीनों लोग डाइनिंग हॉल में खाना खाने के लिए चले जाते हैं। रॉजर्स उन्हें देख के कहता है, सर, मुझे तो बड़ा अचंभा हो रहा है कि फ्रेड आखिरकार अभी तक आया क्यों नहीं। लॉम्बार्ड कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा रॉजर्स, ये चिंता का विषय तो है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जस्टिस वॉरग्रेव को, जो सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे, और मिसेस एमडी ब्रेंट को, जो अपने ऊन के गोले को समेट रही थी, जो अभी अभी उनके हाथ से नीचे गिरा था। तभी वेरा भी वहां भाग के पहुंचती है और उसे देखकर मिसेस एमडी ब्रेंट कहती है, शुक्र मनाओ तुम आखिरी नहीं हो, जनरल अभी तक नहीं आए हैं खाने के लिए। वेरा कहती है, मैंने उन्हें भी बीच के किनारे बैठे हुए देखा था। रॉजर्स कहता है, तो आप सब लोग खाना शुरू करिए, मैं उन्हें बुला के लाता हूँ। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग अचानक से एक पैनी आवाज़ में कहते हैं, रुक जाओ रॉजर्स,
तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बुला लाऊंगा उन्हें। अब इतना कह के डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग बाहर चले जाते हैं और सब लोग खाना शुरू करते हैं। खाना खाते वक्त वो सभी बाहर के मौसम के हालात के बारे में बात कर रहे थे और तभी उन्हें किसी के भागने की आवाज़ सुनाई देती है। उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगता ये पता लगाने में कि वो आवाज़ किसकी थी। ये आवाज़ थी डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग की, जो अभी बाहर से लौट के आए थे और हाफ रहे थे। वो कांपती आवाज़ में कहते हैं, वो जनरल जनरल मैकार्थर नहीं रहे, वो मर चुके हैं। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग की ऐसी बात सुनकर मानो सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या करे और वो इसी सोच में डूबे एक दूसरे को देखने लगते हैं। कोई कुछ बोलने की हालत में नहीं था। वो सोचते हैं ये घटना अचानक से कैसे हो गई, सब यहीं तो थे, किसने किया ये। जैसे ही ब्लोर और लंबोर्ड जनरल की डेड बॉडी को अंदर लाते हैं, पूरा समा थम सा जाता है। वहाँ सिर्फ आवाज़ चल रही थी तो हवा और बारिश की। लोगों में पूरी तरह से शांति बनी हुई थी। वेरा वहाँ से वापस डाइनिंग हॉल में आती है और उसके पीछे पीछे आता है मिस्टर रॉजर्स। वेरा रॉजर्स को देख के कहती है, मानना पड़ेगा रॉजर्स, तुम बिल्कुल सही थे। वो देखो, मूर्तियाँ एक बार फिर से कम हुई हैं, अब वो सिर्फ 7 ही बची हैं। जनरल मैकार्थर को बेड पे लिटाने के बाद आर्मस्ट्रॉन्ग उन्हें चेक करके वापस नीचे आता है, जहाँ हॉल में सब लोग पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहे थे। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग नीचे आकर सबको बताता है कि हार्ट फेलियर या किसी नेचुरल डेथ का कोई सवाल ही नहीं उठता। इनकी मौत सिर के पीछे किसी भारी चीज़ के मारने से हुई है। जज एक क्लियर वॉइस में पूछते हैं, क्या तुम्हें मर्डर वेपन मिला डॉक्टर? डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग जवाब देता है, नहीं, लेकिन मैं श्योर हूँ इनकी मौत उसी वजह से हुई है जो मैं बता रहा हूँ, सर के पीछे किसी भारी चीज़ के मारने से। एक बार फिर से जस्टिस वॉरग्रेव अपना जज का ओहदा संभालते हुए कहते हैं, मैं तो आज पूरा दिन आप सब लोगों की हरकतें देख रहा था। मिस्टर ब्लोर, आप शायद बाकी 2 लोगों के साथ मिलकर आइलैंड पर कुछ खोज रहे थे ना? शायद मिस्टर ओवेंस को, जो कि मैं जानता था कि आप लोगों को नहीं मिलने वाले, लेकिन मैं मन ही मन ये कामना कर रहा था कि वो आपको मिल जाएं। खैर, जो भी हो जाने दो। मेरे अंदाज से मिसेस रॉजर्स और एंथनी मार्स्टन की मौत ना तो कोई एक्सीडेंट थी और ना ही कोई सुसाइड। वो सब एक प्री प्लान्ड मर्डर्स थे, जिनमें एक नाम अब जनरल मैकार्थर का भी जुड़ चुका है। रॉजर्स बड़ी उत्सुकता से कहता है, देखा, मैं कह रहा था ना सर, मैंने कहा था ना आप लोगों से कि यार यहाँ आइलैंड पे और कोई नहीं है हमारे अलावा। जस्टिस वॉरग्रेव बड़ी धीमी सी आवाज़ में कहते हैं, बस करो रॉजर्स, ये कोई खुश होने की बात नहीं है। अगर इस आइलैंड पर कोई नहीं मिला है तो इसका मतलब ये है कि मिस्टर ओवेंस और कोई नहीं बल्कि हम में से ही कोई एक है। इस बार वेरा सबसे पहले कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपकी इस बात को नहीं मानती। वॉरग्रेव्स को समझाते हुए कहते हैं, फालतू बातें मत करो वेरा, बात को समझने की कोशिश करो। यहाँ हम में से 3 लोगों की मौत ऑलरेडी हो चुकी है। आइलैंड पे कोई दूसरा व्यक्ति है नहीं, तो जाहिर सी बात है वो हम में से ही कोई एक है। केवल इसी तरह से मिस्टर ओवन बिना किसी को पता लगे यहाँ तक आ सकता है, हमें मिलकर। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग, ब्लोर और लंबॉर्ड जज की हाँ में हाँ मिलाते हैं। जज उन सब से पूछता है, क्या आप में से किसी के पास कोई सबूत है किसी सस्पेक्ट के खिलाफ, जिससे कि हम कोई लीड मान सकें आगे की कार्रवाई पूरी रखने के लिए? ब्लोर सबसे अलग हटके कहने लगता है, हाँ, मैं लंबॉर्ड को पॉइंट आउट करना चाहूँगा, क्योंकि उसने कल रात को हमें सच नहीं बताया था, और तो और वो अपने साथ एक रिवॉल्वर भी लाया है। उसने ये बात भी हमसे छुपाई थी। अब लंबॉर्ड उन सबके सामने अपनी पूरी बात रख देता है, जो वो पहले ही ब्लोर और डॉक्टर को बता चुका था। जज उन्हें रोकते हुए कहता है, मेरे ख्याल से हमें ये साबित करना चाहिए कि हम किसी व्यक्ति पर शक क्यों ना करें, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी बेगुनाही का सबूत ज़्यादा अच्छे से साबित कर सकता है। इस बार मोर्चा संभालते हैं डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग। वो अपनी बेगुनाही साबित करते हुए कहते हैं, मैं तो एक रेप्यूटेड डॉक्टर हूँ, एक प्रोफेशनल डॉक्टर। लंदन स्ट्रीट पे मेरा चैम्बर्स भी है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं तो किसी को जानता तक नहीं हूँ। मेरे पास कोई कारण नहीं है आप लोगों को मारने का या जो मरे उनको मारने का। जज थोड़ा चिढ़ते हुए कहते हैं, अच्छा, ऐसे तो मैं भी जज हूँ, और मिस्टर ब्लोर को ही देख लो, एक्स सीआईडी ऑफिसर रह चुके हैं। तब तो फिर हम भी बेगुनाह हो गए। ऐसे बेबुनियाद तर्क देना बंद करो डॉक्टर। लंबोर्ड कहता है, मेरे ख्याल से हमें कम से कम लेडीज़ को तो इस लिस्ट से बाहर रख देना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो ऐसा कोई खतरनाक हत्यारों जैसा काम करेंगी, और फिर उनमें इतनी फिजिकल कैपेसिटी भी तो नहीं है कि वो 3 लोगों को मार सकें। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग बिना देरी करे कहता है, भूलो मत, एंथनी को जहर दिया गया था और मिसेस रॉजर्स को ओवरडोज।
और एक बूढ़े जनरल को पीठ पीछे मारने में कितनी फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी ये काम कर सकती हैं। वेरा रोने लगती है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। मैंने किसी का कत्ल नहीं करा। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बख्श दो। जस्टिस वॉरग्रेव उसे चुप कराते हुए कहते हैं, रोना बंद करो वेरा। हम यहाँ किसी पर आरोप लगाने नहीं बैठे हैं, लेकिन शक के घेरे में तो हम सबको ही है रहना होगा। आखिर कातिल कोई भी हो सकता है। हम में से हो सकता है वो, क्यों नहीं, जब यहाँ कोई है ही नहीं। मिसेस एमली ब्रेंट भी कहती है, हम में से कोई किसी को नहीं जानता है, तो ऐसे में किसी की साइड लेना ठीक नहीं होगा। मुझे मिस्टर वॉरग्रेव की बात में दम लगता है। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम सब अपनी अपनी ही सुनवाई आगे करें। अब वॉरग्रेव बोल पड़ते हैं, ठीक है जेंटलमैन, तो फिर ये तय रहा, हम पोजीशन या कैरेक्टर के बेसिस पर किसी को जज नहीं करेंगे। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग पूछता है, अच्छा, तो फिर रॉजर्स का क्या करना है, इसका क्या करें? लॉम्बार्ड कहता है, इस बेचारी की तो खुद की वाइफ विक्टिम बनी है, तो इसे अभी अपने साथ ही रखना ठीक होगा। इस पर वॉरग्रेव कहता है, मैंने मेरे प्रोफेशनल करियर में ऐसे कई सारे केसेस देखे हैं जिसमें पति ही अपनी पत्नी का कत्ल कर देता है और बेगुनाह होने की गुहार लगाता है। तो शक के घेरे में तो ये भी है इस वक्त। और फिर हमें ये भी तो नहीं पता कि वो आवाज़ क्या पता सच कह रही हो, या ऐसा भी हो सकता है कि रॉजर्स जानबूझकर हमारे साथ ये खेल खेल रहा हो, क्योंकि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। और जब उस टेप के अंदर वो आवाज़ बजी और उसने मिस्टर एंड मिसेस रॉजर्स का नाम लिया, तो ये बात सुनकर मिसेस रॉजर्स को मिस्टर रॉजर्स की मानसिक हालत का पता लगा हो और उन्हें धक्का लगा हो, जिस चक्कर में वो बेहोश हो गई। और होश में आने के बाद वो हमें कहीं सब बता ना दे, इसके चलते डर के मारे रॉजर्स ने उनकी हत्या कर दी। हो तो कुछ भी सकता है, संभावनाएं बहुत हैं। लॉम्बार्ड कहता है, आपका मानना बिल्कुल ठीक है, ये मिस्टर ओवेन हम में से ही कोई है, लेकिन पता कैसे लगाएं कि वो कौन है? जस्टिस वॉरग्रेव थोड़ा सोच विचार कर एक बार आवाज़ में कहते हैं, हमें बस एक ऐसे कॉमन व्यक्ति को ढूंढना है जो तीनों मर्डर्स के वक्त गायब हो, और वही होगा हमारा मिस्टर ओवेंस। अब ब्लोर कहने लगता है, जब लास्ट टाइम एंथनी ने अपना ग्लास फिल करा था तो उससे पहले वो काफ़ी देर टेबल पे रखा था, तो हो सकता है किसी ने उसमें उस वक्त कुछ मिला दिया हो। और रही बात मिसेस रॉजर्स की, तो उन्हें बेड तक रॉजर्स और डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ही छोड़ के आए थे, और दोनों केसेस में मर्डर मेडिसिनल केमिकल से हुआ है। और हम सब अच्छे से जानते हैं कि यहाँ दवाइयों में एक्सपर्ट कौन है ना डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग? अब डॉक्टर जुल्लाट के साथ कहते हैं, बेवजह आरोप लगाना बंद करो ब्लोर। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं करूँगा ही क्यों भला? जस्टिस वॉरग्रेव कहते हैं, हो सकता है जब हम आवाज़ सुनकर दूसरे कमरे में गए थे तब किसी ने पीछे से कुछ इंजेक्ट कर दिया हो। बेहोश पड़ी मिसेस रॉजर्स की बॉडी में। मिसेस एमली ब्रेंट जो अब तक चुप बैठी थी, बुनाई कर रही थी, वो कहती है, बड़ा ही घटिया अंदाज़ा है ये, मैं बेगुनाह हूँ। अब सभी एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं और खुद को बेगुनाह साबित करने की जद्दोजहद में अलग अलग तरह के एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं। जैसे लॉम्बार्ड कहता है, जब हम वापस आए तब मिसेस एमली ब्रेंट एथल रॉजर्स के पास बैठी थी, उनके ऊपर कुछ झुकी हुई थी, तो हो सकता है उन्होंने कुछ इंजेक्ट करा उसकी बॉडी में। ग्लोर कहता है, ज़रूर से डॉक्टर ने कोई गलत दवा दे दी होगी, या हो सकता है ओवरडोज दी हो। अगर वो आवाज़ सच है तो ये इसकी पहली गलती नहीं है। एमली कहती है, मेरे ख्याल से रॉजर्स ने ही मारा है अपनी पत्नी को, ज़रूर उसके ऊपर कोई शैतान हावी हो गया होगा। जस्टिस वॉरग्रेव कहते हैं, ऐसा हो सकता है जब मिसेस रॉजर्स को कमरे में छोड़ आए थे तो उसके बाद उनके रूम में कोई गया हो, ये कहकर कि डॉक्टर ने आपके लिए दवाई भिजवाई है, आप इसे खा लीजिए, और उस कारण से उसकी मौत हो गई हो। वेरा कहती है, ज़रूर से हमारे सोने के बाद कोई उसके कमरे में गया होगा और उसे मार दिया होगा। काफ़ी लंबे चौड़े डिस्कशन के बाद वो जस्टिस वॉरग्रेव के नज़रिए को सबसे सटीक मानकर उसी एंगल से जांच पड़ताल आगे बढ़ाने का फैसला करते हैं। जस्टिस वॉरग्रेव बड़ी कठिन आवाज़ में कहते हैं, तो ये तय रहा, हम में से कोई भी पूरी तरह से शक की संभावनाओं से बाहर नहीं है। अब अगर किसी के पास जनरल मैकार्थर की मौत से रिलेटेड कोई थ्योरी या एक्सप्लेनेशन है तो वो मुझे बता सकता है, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। लोर कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो पूरा वक्त डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग और लॉम्बार्ड के साथ था। अब डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग को अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का बदला लेने का बिल्कुल सही मौका मिल चुका था। वो कहते हैं, अरे ऐसे कैसे, तुम रस्सी लेने गए थे ना, और तुम्हें बहुत टाइम भी लगा था वापस आने में। मिस्टर ब्लोर कड़कती आवाज़ में कहते हैं, क्या आप बकते हो डॉक्टर? डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग कहता है, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास इतना सफिशिएंट टाइम था
कि तुम किसी एक जगह से दूसरी जगह पे जाके उसका कत्ल करके वापस लौट सकते हो बिना किसी को पता लगे। उनके इस डिस्कशन के बीच मिसेस एमिली ब्रेंट कूद पड़ती है। वो कहती है, मैं तो आज पूरा दिन वेरा के साथ थी और उसके बाद मैं अकेले ही आइलैंड पर घूमने निकल पड़ी थी। जस्टिस वॉरग्रेव कहते हैं, मैंने तो आपको कहीं नहीं देखा, मैं तो छत पर ही था, आप मुझे कहीं दिखी ही नहीं। एमिली ब्रेंट कहती है, मैं घर के पीछे की तरफ घूम रही थी, हो सकता है आपकी नज़र वहाँ ना पड़ी हो। अब वेरा मिसेस एमिली ब्रेंट के सपोर्ट में कहती हैं, ये मेरे साथ ही थी। उसके बाद मैं बीच की तरफ चली गई जहाँ मैं जनरल से मिली थी, यही लंच से करीब आधा एक घंटा पहले। वो बड़े शांत लग रहे थे और कुछ अजीब अजीब सी बहकी सी बातें कर रहे थे। हम सब मरने वाले हैं, तुम्हें मुक्ति मिलने वाली है, वगैरह वगैरह। उनकी ऐसी बातों से परेशान होकर मैं यहाँ वापस आ गई। अब सबकी निगाहें मिस्टर रॉजर्स पर थी और कहीं ना कहीं वो भी इस बात को समझ चुका था। वो कहता है, मैं तो आज पूरा दिन घर के कामों में उलझा हुआ था सर। मेरा सामान एक कमरे से दूसरे में शिफ्ट करना, पूरा खाना खुद बनाना, बर्तन साफ करने से लेके बेरोजगारी तक सारा काम मैंने अकेले करा है सर। मेरा टाइम तो इसी में बीत गया। मैं इससे ज़्यादा कहने की हालत में नहीं हूँ, मुझे माफ़ करें। अब जस्टिस वॉलग्रेव एक फैसला सुनाते हुए कहते हैं, सभी तरह के बयानों, सबूतों और जानकारी को ध्यान में रखते हुए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हम में से किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाना ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी सभी एक दूसरे पर नज़र रखें, एक दूसरे का ध्यान रखें। आरोपी कोई भी हो सकता है, हम सिर्फ 7 लोग ही बचे हैं अब। कातिल हम में से कोई है, उसे पकड़ने के लिए अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें और ज़िंदा बचे रहने के बारे में सोचें। अगर किसी के पास इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सुझाव है तो मैं सुनना चाहता हूँ। अब ऐसा कहने पर भी जज के कोई कुछ नहीं कहता और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसी के साथ चैप्टर 9 यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन कहानी में उठने वाले सवालों का तांता हमारे मन में लगा ही रहता है। क्या आइलैंड पर सच में कोई नहीं था? जनरल मैकआर्थर को किसने मारा? क्या कातिल उन्हीं 7 लोगों में से कोई है, जैसा कि जस्टिस वॉरग्रेव कह रहे हैं? क्या उनका अंदाज़ा बिल्कुल सही है? मिसेस एथल रॉजर्स की मौत को लेके सभी लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं। उनमें से किसकी कहानी सबसे सटीक है? कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो अपनी थ्योरी के नाम पर सच ही बता रहा हो कि उसने मिसेस रॉजर्स को कैसे मारा है? अब कहानी बड़े ही दिलचस्प मोड़ पे आ चुकी है, जहाँ से ये किसी भी दिशा में मुड़ सकती है। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा और बने रहिएगा हमारे साथ इसी तरह से। मैं मिलूंगा आपसे चैप्टर 10 की वीडियो के एक्सप्लेनेशन के साथ 5 जून सैटरडे को, यानी परसों। और अगर आप इसके पहले के चैप्टर्स देखना चाहते हैं या मुझे कोई बुक सजेस्ट करना चाहते हैं तो इंस्टा का लिंक और बाकी सारे लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अब आपसे मुलाकात होगी जल्दी, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग। बाय।